जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है रवि मीणा और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे। हमने पिछली कक्षाओं में किडनी की संरचना और किडनी के महत्वपूर्ण पार्ट जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम पढ़ी थी दोस्तों। उसके अलावा हमने मूत्र के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था और अगर मैं बात करूँ तो यूरिया भी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था। दोस्तों इसके बाद में जो किडनी की इकाई होती है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है और आज हम जो पढ़ेंगे वो नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे और नेफ्रॉन की संरचना के जो विभिन्न कार्य हैं दोस्तों उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों अपने दोस्तों को ज़रूर बताना, जिससे कि कोई भाई पढ़ रहा हो तो वह अच्छे से पढ़ सके और अपनी मेहनत में ग्रोथ कर सके। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना और उनके कार्य। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपको जो दिख रही है स्क्रीन पर, ये नेफ्रॉन की संरचना है, जिसमें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो दोस्तों मैं डार्क कर रहा हूं ये वाला भाग, एक मिनट दोस्तों, ये जो मैंने अभी डार्क किया था दोस्तों इसे कहा जाता है बोमन संपुट। कहने का मतलब ये है दोस्तों मेरा, जो प्याले के समान जो आकृति होती है, जो प्याले के समान आपको जो आकृति दिख रही है दोस्तों, इसका नाम है वोमन संपुट। इसका नाम क्या है दोस्तों? बोमन संपुट। ठीक है। दूसरी बात आती है दोस्तों, जो इसमें छलनी के समान दोस्तों जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, जैसे कि ये वाली दोस्तों, इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है ग्लोमेरुलस। आई बात समझ में दोस्तों आपको? अब दोस्तों बात कर रहा हूं कि ये जो संरचना है जो ये आ रही है दोस्तों, इसका नाम है अविवाहित धमनी। दोस्तों ये अविवाहित धमनी, इसका नाम क्या है दोस्तों? इनके कार्य सबके बताऊंगा दोस्तों। पहले आप देख लीजिए ये क्या है दोस्तों। ये है अविवाहित धमनी और दोस्तों जो ये जा रही है दोस्तों, इसका नाम है अपवाहित धमनी। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है अपवाहित धमनी। दोस्तों एक बात को ध्यान रखना, जो अपवाहित धमनी होती है वो चौड़ी होती है। किसकी तुलना में? अपवाहित धमनी की तुलना में। ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों मैंने जो आपको जो चीज़ें बताई है वो अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद में बात करता हूं दोस्तों ये वाली जो आकृति है, ये वाली दोस्तों, इसे कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों एक आकृति और आ रही है, ये वाली दोस्तों, इसे कहा जाता है हेनले का लूप। इसका नाम क्या है दोस्तों? हेनले का लूप। ये रहा। उसके बाद में दोस्तों जो दोबारा एम जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, एम के समान दोस्तों, ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसका नाम क्या है दोस्तों? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दोस्तों उसके बाद में दोस्तों जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, यह है संग्रहण। इसमें दोस्तों अशुद्धियों को इकट्ठा किया जाता है। ये क्या है दोस्तों? संग्रहण है। आई बात आपको समझ में? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इनके रचनाओं के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो नेफ्रॉन की दोस्तों मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। कहने का मतलब अगर नेफ्रॉन की बात की जाए तो नेफ्रॉन की जो संरचना होती है इसके मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। कौन कौन से अभी बताता हूँ आपको। नंबर 1, छानना। दोस्तों जो छनी हुई चीज़ें हैं, अभी बताता हूँ क्या छानता है क्या नहीं छानता। जो छनी हुई चीज़ें हैं दोस्तों उसका पुनः अवशोषण करना। क्या करना? पुनः अवशोषण करना। और दोस्तों जब अवशोषण हो जाता है दोस्तों, उसके बाद में उसे इकट्ठा करना है, यानी संग्रहण करना। ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों। नेफ्रॉन की जो संरचना होती है इसके मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। पहले ये छानता है ब्लड को,
फिर उसके बाद में दोस्तों पुनः अवशोषण करता है और दोस्तों फिर उसके बाद में इकट्ठा करता है संग्रहण नलिका में। ठीक है, अब दोस्तों प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होता है आप देख लीजिए। अब मैं आपको बहुत डीपली बहुत अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। दोस्तों होता क्या है, जो हमारा हृदय होता है उस हृदय से वक्रीय ध्वनि निकली हुई रहती है। इस वक्रीय ध्वनि की सहायता से अशुद्ध रुधिर आता है दोस्तों। फिर ये दोस्तों वक्रीय ध्वनि में जो हृदय से दोस्तों जो अपना हृदय है, हृदय से वक्रीय ध्वनि में अशुद्ध रुधिर आता है। अशुद्ध रुधिर वक्रीय ध्वनि से दोस्तों अविवाही ध्वनि में पहुंच जाता है। पहले किस में आता है, जो हृदय होता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, अपना जो हृदय होता है इस हृदय से अशुद्ध रुधिर पहले आता है वक्रीय ध्वनि में, और फिर दोस्तों वक्रीय ध्वनि से दोस्तों यह चला जाता है अविवाही ध्वनि में। और दोस्तों अविवाही ध्वनि ये क्या होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, ध्यान रखना, मैंने अभी बताया ना आपको थोड़ी देर पहले। तो अविवाही ध्वनि से दोस्तों ये ब्लड कहाँ चला जाता है दोस्तों, ग्लोमेरुलस में। किस में चला जाता है दोस्तों, ग्लोमेरुलस में। दोस्तों ग्लोमेरुलस में आपको जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ये छिद्र, ये वाले छिद्र दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये वाले जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों पोडोसाइट छिद्र। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे पोडोसाइट छिद्र कहा जाता है। तो दोस्तों होता क्या है, ये अविवाही ध्वनि होती है थोड़ी चौड़ी होती है, इसमें अशुद्ध रुधिर आता है दोस्तों। और जो अपवाही ध्वनि होती है ये सक्रिय होती है। तो जैसे ही जब अशुद्ध रुधिर अपवाही ध्वनि में पहुंचता है तो दोस्तों प्रेशर बनता है, क्योंकि वो सक्रिय ध्वनि है, क्योंकि वो सक्रिय है, इस कारण दोस्तों उसको प्रेशर पहुंचता है। तो प्रेशर पहुंचता है तो दोस्तों क्या करता है, जो अशुद्धियाँ होती है रक्त में दोस्तों उसको वह बाहर निकालता है। जैसे कि यूरिया हो गया दोस्तों, जल हो गया, ग्लूकोज हो गए, लवण हो गया, इन सारी चीज़ों को दोस्तों वह ब्लड से अलग कर देती है। और दोस्तों जो बाकी का जो शुद्ध रुधिर बचता है दोस्तों, वो अपवाही ध्वनि के द्वारा, अपवाही ध्वनि से दोस्तों वक्रीय शिरा में पहुंचता है, और वक्रीय शिरा में पहुंचने के बाद में दोस्तों वह पूरे शरीर में चला जाता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस होता है वोमन संपुट में जो ग्लोमेरुलस पाया जाता है उसके द्वारा। ठीक है, आई बात आपको समझ में। हृदय से जो अशुद्ध रुधिर आता है दोस्तों वो वक्रीय ध्वनि में पहुंचता है, वक्रीय ध्वनि से अविवाही ध्वनि में पहुंचता है, अविवाही ध्वनि से दोस्तों ग्लोमेरुलस में पहुंचता है। यहाँ पर छनने के बाद में दोस्तों जो अशुद्धियों को निकालने के बाद में वो अपवाही ध्वनि में पहुंचता है, और वक्रीय शिरा की सहायता से दोस्तों वह पूरे शरीर में गमन करता है दोस्तों, पूरे शरीर में चला जाता है। अब बात आती है दोस्तों, जो अपना छानने का कार्य था वो तो हो गया। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों पुनः अवशोषण की। तो दोस्तों उसमें एक एम आकार की एक संरचना लगी हुई रहती है वोमन संपुट के बाद में दोस्तों। इसे मैंने बताया था कि इसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है वो, और दोस्तों ग्लूकोज के अलावा दोस्तों और जो ग्लूकोज होता है दोस्तों वो, उसके बाद में जो जल है वो, और दोस्तों और बहुत सारे मैंने अभी आपको तत्व बताए थे, जैसे लवण हो गया, यूरिया हो गया, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है ये 100% तो ग्लूकोज का अवशोषण करती है, 100% तो ग्लूकोज का अवशोषण करती है, और दोस्तों 75% जल का अवशोषण करती है। बात आई समझ में। जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है दोस्तों 75% तो ग्लूकोज का अवशोषण करती है, और 100% तो ग्लूकोज का अवशोषण करती है, और 75% जल का अवशोषण करती है दोस्तों। तो दोस्तों होता क्या है कि अब पुनः अवशोषण का कार्य चालू हो जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा। फिर दोस्तों यहाँ से जो बचे हुए पदार्थ होते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका से निकलने के बाद में, यहाँ पर मैंने बताया, ये देखो संरचना में आपको दिख रहा होगा कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है थोड़ी चौड़ी है, उसके बाद जो हेनले का लूप आता है दोस्तों वो सकरा है। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे ये हेनले के रूप में जब ब्लड जो अशुद्धियाँ छनकर आई है दोस्तों, जैसे ही वो हेनले के रूप में प्रवेश करती है तो प्रेशर के कारण दोस्तों वो छन जाती है। प्रेशर के कारण दोस्तों जो बचे हुए मटेरियल होते हैं दोस्तों वो निकल जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये फिर वापस से ये चौड़ी आ गई,
इसमें दोस्तों जो बची हुई अशुद्धि होती है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका में चली जाती है, और जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है दोस्तों, ये क्या करती है, बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण करती है। बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों, बाइकार्बोनेट क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो CO2 पाई जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उसको पूरे बॉडी में परिवहन करवाता है ये बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों जो बाइकार्बोनेट है इसका पुनः अवशोषण कौन करवाता है दोस्तों, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका करवाती है। और दोस्तों इसके बाद में जो हमारी बॉडी से जो मूत्र, जो अशुद्धियाँ निकलती है दोस्तों, वो मूत्र के रूप में जमा हो जाती है दोस्तों, इस संग्रहण नलिका में जमा हो जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, पुनः अवशोषण के बाद में दोस्तों अपने पहले समीपस्थ कुंडलित नलिका में दोस्तों पुनः अवशोषण हुआ, फिर हेनले के लूप में हुआ, उसके बाद में दूरस्थ कुंडलित नलिका में हुआ, और इसके बाद में जो बचा हुआ मटेरियल पदार्थ है दोस्तों, जिसे अशुद्धियों के रूप में अपन ने देखा, वो दोस्तों मूत्र नलिका में अवशोषित हो जाता है बहुत ही अच्छे से। बात आई आपको समझ में? दोस्तों नहीं आए तो मैं कोई बात नहीं, एक बार फिर से दोबारा ट्राई करता हूँ। दोस्तों छोटी सी बात है, अपन जो अपना रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसको अपन छान रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको संरचना में दिखाई दे रहा होगा, और मैंने आपको बता दिया है कि किस संरचना का, किस पार्ट का क्या क्या नाम है। दोस्तों बात आती है कि हृदय से जो रुधिर निकलता है दोस्तों, वो अशुद्ध रुधिर निकलता है। अशुद्ध का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो रुधिर होता है उसमें यूरिया मिला हुआ रहता है, जल मिला हुआ रहता है, ग्लूकोज मिला हुआ रहता है, लवण मिले हुए रहते हैं दोस्तों। जब उनको अपन को अब अलग करना है, छानना है, और अपन को प्योर शुद्ध रुधिर अपनी बॉडी तक पहुंचाना है दोस्तों, तो अपन क्या करते हैं, हृदय से एक वक्रीय ध्वनि नाम की एक संरचना लगी हुई रहती है, उसकी सहायता से अभिवाही ध्वनि में उस ब्लड को पहुंचा देते हैं। और अभिवाही ध्वनि की सहायता से दोस्तों अपन क्या करते हैं, जो ग्लोमेरुलस है अपना, इस ग्लोमेरुलस में छानने के लिए दोस्तों उस अशुद्ध रक्त को ले आते हैं। उस अशुद्ध रक्त को क्या आते हैं, ग्लोमेरुलस में ले आते हैं। ग्लोमेरुलस में अभिवाही ध्वनि तो चौड़ी होती है, और जो अपवाही ध्वनि होती है वो सक्रिय होती है। इसलिए दोस्तों प्रेशर लगता है, इसलिए दोस्तों प्रेशर बनता है, और प्रेशर बनने से क्या होता है दोस्तों, जो यूरिया होता है, जो जल होता है, जो ग्लूकोज होता है, जो लवण होता है दोस्तों, ये क्या करता है, छन करके वोमन संपुट में आ जाता है। बात फिक्स हो गई। और जो शुद्ध रुधिर होता है दोस्तों, वो अपवाही ध्वनि की सहायता से, अपवाही ध्वनि के बाद में पृथकीय वक्रीय जो सिरा है उसकी सहायता से पूरे मानव शरीर में गमन करता है दोस्तों, जो शुद्ध रुधिर होता है वो वाला। उसके बाद दोस्तों वोमन संपुट में अशुद्धि आ गई। अब वोमन संपुट में जो अपना यूरिया है, जल है, ग्लूकोज है, और लवण है, और यूरिक अम्ल है दोस्तों। अब होता क्या है, जो समीपस्थ, अब इसके बाद में जो अशुद्धियाँ, जो बचा हुआ जो मटेरियल है दोस्तों, वो पहुंचता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में। किस में पहुंचता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। और दोस्तों समीपस्थ कुंडलित जो नलिका होती है वो 100% तो ग्लूकोज का अवशोषण कर लेती है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है उसे कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है, और इस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों ग्लूकोज की तो हमारे शरीर को आवश्यकता ही होती है। मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, आपने नहीं देखा हो तो जाओ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की वीडियो मैंने अच्छे से बताया था कि जो ग्लूकोज होता है उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों, इस समीपस्थ जो कुंडलित नलिका है ये ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कर लेती है 100%, और जो जल का 75%, लगभग 75% दोस्तों पुनः अवशोषण कर लेती है दोस्तों। दो चीज़ों का अवशोषण होने के बाद में और दोस्तों थोड़ा थोड़ा समय से, जैसे लवण हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, यूरिया हो गया, इनमें थोड़ा थोड़ा जो यूरिया होता है दोस्तों वो तो हानिकारक पदार्थ है, उसे तो हमें शरीर से बाहर निकालना है, उसका तो अवशोषण नहीं होता। यूरिक अम्ल है उसको भी शरीर से बाहर निकालना होता है। जो लवण होते हैं दोस्तों, वो कई लवण बहुत अच्छे होते हैं, कई लवण बुरे होते हैं। जो हानिकारक लवण होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, जो कुछ शरीर के लिए उपयोगी लवण होते हैं दोस्तों उन्हें शरीर में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो दोस्तों उसी तरीके से कार्य होता रहता है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में बचा हुआ जो मटेरियल है दोस्तों वो हेनले के लूप में आता है। हेनले का लूप होता है दोस्तों, वो थोड़ा जो समीपस्थ कुंडलित नलिका और जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है इनकी तुलना में थोड़ा सकरा होता है, थोड़ा पतला होता है। इसमें दोस्तों जैसे ही प्रेशर बनता है जैसे ही प्रेशर बनता है दोस्तों, तो जो बचा हुआ जो बचे हुए जो शुद्ध जो तत्व हैं, जो शुद्ध जो पदार्थ है, उनका थोड़ा बहुत दोस्तों यहाँ पर अवशोषण हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों हेनले के लूप से निकलने के बाद में जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है वहाँ पर वो मटेरियल पहुँच जाता है। और दोस्तों वहाँ पे भी दोस्तों मैंने बताया बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण होता है। बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों जो हमारी बॉडी में CO2 को परिवहन करवाता है। बाइकार्बोनेट क्या करता है दोस्तों, हमारी जो बॉडी होती है उसमें CO2 का परिवहन करवाता है दोस्तों। इसका बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण दूरस्थ कुंडलित नलिका में होता है।
और दूरस्थ कुंडली नलिका के बाद में जो दोस्तों जो बच जाता है पदार्थ, जो बच जाता है मटेरियल बच जाता है दोस्तों, वो हानिकारक होता है। कहने का मतलब मैं बात की जाए, अगर मैं डायरेक्ट बात कहूँ तो जो वो मूत्र होता है दोस्तों, वो संग्रहण, जो अशुद्धि होती है दोस्तों, जो इकट्ठा होती है लास्ट में, वो लास्ट में यहाँ पर एक संग्रहण नलिका लगी हुई रहती है दोस्तों। इस संग्रहण नलिका में वो बचा हुआ हानिकारक मटेरियल जो पदार्थ है दोस्तों, वो पहुंच जाता है और वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है। फिर मूत्र नलिका की सहायता से दोस्तों वो मूत्राशय में चला जाता है। मूत्राशय से जब इकट्ठा हो जाता है, जब आवश्यकता होती है दोस्तों, तब उन्हें हम शरीर से, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस होता है नेफ्रॉन का। दोस्तों मैंने बताया एक किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है वो करीबन 8 से 10 लाख के समथिंग होती है, करीबन 8 लाख के समथिंग होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो अपना ग्लोमेरुलस है दोस्तों, वो 1 मिनट में इसकी जो जो दोस्तों जो ग्लोमेरुलस है, इसकी जो जीएफआर, कहने का मतलब जीएफआर मान, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितनी है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि जो ग्लोमेरुलेशन, जो ग्लोमेरुलस है दोस्तों, जो ग्लोमेरुलस है उसकी फिल्ट्रेशन दर कितनी है। तो दोस्तों ध्यान रखना 125 ml है दोस्तों। किस तरीके से, क्योंकि दोस्तों जो हमारी जो नेफ्रॉन की जो संरचना होती है दोस्तों, जो किडनी होती है, वो 1 मिनट में 125 ml मिलीलीटर अशुद्धियों को दोस्तों अलग करती है रक्त से। तो दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे जीएफआर का मान, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन दर पूछी जाए तो कितनी है दोस्तों, 125 ml है। आई बात आपको समझ में? तो ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस। आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आज हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको इसी चीज़ को थ्योरेटिकल रूप में देखना है, अगर कभी आवश्यकता पड़ी दोस्तों तो ज़रूर बताऊंगा। वैसे अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ दोस्तों मेरे व्हाट्सअप नंबर में, डिस्क्रिप्शन नंबर में डाल दूंगा, वहाँ से आप वो इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों वो ले सकते हो। और दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कल हम दोस्तों क्या करते हैं, कल इसका अंतिम पार्ट होगा दोस्तों। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र से जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपका चैप्टर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। बेसिकली आज देखा जाए तो आज ही चैप्टर खत्म हो गया है आपका, लेकिन जो कल है वो जैसे कि हम पिछले वाले अपने जो चैप्टर पढ़ा था कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, उसमें भी अपन ने क्वेश्चन सेक्शन किया था। इस चैप्टर में भी क्वेश्चन सेक्शन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों उसके करने के बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों।